डेवलपमेंट लेंथ इन आरसीसी बीम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन केस ऑफ इनसफिशिएंट स्पेस फॉर डेवलपमेंट लेंथ इन आरसीसी बीम विच ऑप्शन शैल नॉट बी यूज्ड। तो कौन सा ऑप्शन, चेयर्स नॉट सूटेबल फॉर दिस। सो कोर कंसेप्ट क्या है डेवलपमेंट लेंथ का, इसकी डेफिनेशन है लेंथ ऑफ बार रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर स्ट्रेस इनटू द कंक्रीट। इसका पर्पज क्या है, इसका अचीव फुल बॉन्ड स्ट्रेंथ, इंश्योर बार आर सिक्योरली एंश्योर्ड, अलाउ बार टू डेवलप फुल स्ट्रेंथ। कंडीशंस क्या है इसकी, इफ़ स्पेस इज इनसफिशिएंट यूज अल्टरनेटिव मेथड्स। अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ डेवलपमेंट लेंथ क्या क्या है, जैसे बॉन्ड, इंक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ बाई एडिशनल एंचोरेज। दूसरा आता है हुक्स, प्रोवाइडेड एट एंड बार्स, इनहेंस एंचोरेज एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आता है मैकेनिकल एंचोरेज, डिवाइस टू एंचोर बार मैकेनिकली एंड इंश्योर बॉन्ड स्ट्रेंथ इवन विद लेस लेंथ। जो ऑप्शन सुटेबल नहीं है वो था चेयर। इसका जो यूज्ड होता है टू मेंटेन पोजीशन ऑफ द रेनफोर्समेंट यूज्ड ड्यूरिंग कॉन्क्रीट प्लेसमेंट, डू नॉट इंक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ, डू नॉट सेटिस्फाई डेवलपमेंट लेंथ क्राइटेरिया। फाइनल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि डेवलपमेंट लेंथ इंश्योर प्रॉपर स्ट्रेस ट्रांसफर, if insufficient then use bend, hook or anchorage. So chairs only support the bars, not for the development length. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टील रेनफोर्समेंट इन आरसीसी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच टाइप्स ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट बार हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कॉमनली यूज्ड इन आरसीसी स्ट्रक्चर। वो आता हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। विच टाइप्स ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट बार हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इज कॉमनली यूज्ड इन आरसीसी स्ट्रक्चर। स्टील इन आरसीसी की बात करते हैं, इसका पर्पज होता है प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ इन कॉन्क्रीट लाइक इट, इम्प्रूव डक्टिलिटी, इम्प्रूव ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रक्चर। सिलेक्शन इंपॉर्टेंस क्या है इसका कि टाइप्स ऑफ स्टील अफेक्टेड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट करेक्ट ऑप्शंस किसकी बात करते हैं, पहला आता है हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार। इसमें क्या होता है कि सरफेस लग्स, रिप्स या डिफॉर्मेशंस। एडवांटेज जो होता है बेटर बॉन्ड विद द कंक्रीट होता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। इसका जो यूज़ होता है वो कॉमनली यूज्ड होता है इन आरसीसी और हाई परफॉर्मेंस के अंदर। अब बात करते हैं अदर ऑप्शंस के बारे में कि माइल्ड स्टील क्यों नहीं है। माइल्ड स्टील इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि इसकी लोअर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यूज्ड वेयर लोअर स्ट्रेंथ इज एक्सेप्टेबल होती है। दूसरा आता है प्लेन राउंड बार, ये स्मूथ सरफेस होती है, वीक बॉन्ड विद कंक्रीट होती है और लोअर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है इनकी। दूसरा आता है स्टेनलेस स्टील, ये गुड स्ट्रेंथ एंड कोरोजन रेजिस्टेंस होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, यूज्ड ओनली इन स्पेशल एप्लीकेशन, नॉट कॉमनली। तो जिनकी फाइनल अंडरस्टैंडिंग वो है कि आरसीसी नीड स्टील फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ, डिफॉर्म्ड बार गिव्स बेटर बॉन्ड प्लस स्ट्रेंथ, हैंस हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार आर मोस्ट सूटेबल। नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ इन आरसीसी। बॉन्ड स्ट्रेस इन आरसीसी के अंदर क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हेन स्टील बार आर एम्बेडेड इन कॉन्क्रीट एंड एडेसिव फोर्स रजिस्ट पुल और पुश ऑफ बार, उसे बोला जाता है बॉन्ड स्ट्रेस। इससे बॉन्ड स्ट्रेस आता है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी, स्ट्रेस एक्टिंग ऑन आउटर इंटरफेस ऑफ स्टील एंड कॉन्क्रीट। बॉन्ड स्ट्रेस के फंक्शंस की बॉन्ड बिटवीन रेनफोर्समेंट एंड कॉन्क्रीट, रजिस्ट पुल आउट फोर्स ऑफ स्टील बार। नेचर ऑफ स्ट्रेस की बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेस के अंदर, ये लोकल शेयर स्ट्रेस पर यूनिट एरिया ऑफ बार सरफेस होता है। अब समझते हैं रोल इन लोड ट्रांसफ़र स्ट्रेस फ्रॉम कंक्रीट टू स्टील बार चेंज्ड टेंसाइल स्ट्रेस अलोंग द बार लेंथ। अब बात करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस की, जो रिलेटिव कंसेप्ट है। इसकी डेफिनेशन होती है एबिलिटी टू कैरी लोड विदाउट क्रेकिंग डिफॉर्मेशन। इसका बिहेवियर क्या होता है, अंडर कंप्रेशन साइज डिक्रीज होती है, अंडर टेंशन साइज इंक्रीज होती है। इसका मेजरमेंट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ FCK ऑफ 150 mm3 828 डेज। सो ऑप्शंस को एनालिसिस करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस, बॉन्ड स्ट्रेस जो उसके अंदर आता है एंड नन ऑफ द गिवन होता है, और शेयर स्ट्रेस, तो सारे इससे मैच नहीं करेंगे। ठीक है, फाइनल अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, एडेशन बिटवीन स्टील एंड कॉन्क्रीट दैट इज कॉल्ड बॉन्ड, resistance to pull out that is bond stress,
अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी कॉलम। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्पेसिंग बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल बार अलोंग पेरिफेरी ऑफ आरसीसी कॉलम शुड नॉट एक्सीड 300 mm। लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट इन कॉलम की बात करते हैं तो स्पेसिंग की बात कर लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन बार अलोंग पेरिफेरी मस्ट नॉट बी एक्सीड 300 mm। अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ स्टील के बारे में। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील मिनिमम 0.8% और मैक्सिमम 6% ऑफ द ग्रॉस कॉलम एरिया। मिनिमम डायमीटर ऑफ बार शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 12 mm होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार फॉर रेक्टेंगुलर, फॉर सर्कुलर के लिए 6 होने चाहिए। हेलिकल रेनफोर्समेंट की बात करें तो कॉलम विद हेलिकल रेनफोर्समेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 6 लॉन्गिट्यूडनल बार्स। फाइनल अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो स्पेसिंग इज कंट्रीब्यूट टू इंश्योर प्रॉपर लोड ट्रांसफर, एक्सीड स्पेसिंग बीकम कन्फाइनमेंट्स एंड मैक्सिमम अलाउएबल जो होगा वो 300 mm हो जाएगा। अब बात करते हैं रिपेयर मोटार सिलेक्शन के बारे में। मोटार यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चरल रिपेयरिंग व्हेन डेप्थ इज लेस देन 40 mm एंड एरिया ऑफ रिपेयर इज लेस देन 0.1 मीटर स्क्वायर। Repairs using motor used for the structural repairing when depth is less than 40 mm, area of repair less than 0.1 mm। मोस्ट कॉमन मेथड इन फील्ड की बात करते हैं यूज्ड विदाउट फुल्ली नोइंग लिमिटेशंस समटाइम्स। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोटार रिपेयर्स। पहला आता है पोर्टलैंड सीमेंट मोटार OPC, यूज्ड ओनली विद द इंजीनियर्स अप्रूवल, अलाउड फॉर स्मॉल एरिया ओनली, यूज्ड फॉर द एक्सपोज्ड रिपेयर ऑफ न्यू सरफेस। नेक्स्ट आता है पोर्टलैंड मॉडिफाइड सीमेंट मोटार, यूज्ड फॉर ओल्ड हार्डन्ड कंक्रीट, सूटेबल फॉर लार्ज रिपेयर लाइक थिकनेस ग्रेटर देन 50 mm, फॉर लार्ज एरिया रिइंफोर्समेंट मेस विद यू नेल रिक्वायर्ड। दूसरा आता है इपॉक्सी मोटार। इपॉक्सी मोटार का कॉम्पोजिशन क्या होता है? कंपोजिशन होता है रेजिन्स, हार्डन्स एंड सिलिका सैंड्स। एप्लीकेशन की बात करते हैं अप्लाइड ओवर एपॉक्सी बॉन्डिंग कोट ऑन ओल्ड कंक्रीट। ये कब यूज होता है? जब इपॉक्सी बॉन्ड कंक्रीट इज डिफ़िकल्ट हो, डेप्थ ऑफ रिपेयर लेस देन 40 mm हो, एरिया लेस देन 0.1 मीटर स्क्वायर हो, स्मॉल एंड फ्यू रिपेयरेबल हो। एडिशनल कंडीशन की बात करें इफ़ डेप्थ बिटवीन 50 mm से लेके 40 mm तक हो। पैच रिपेयर इन लेयर विद रिइंफोर्समेंट मैश होता है। सो फाइनल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? स्मॉल एंड सैलो रिपेयर्स इपॉक्सी मोटार इज बेस्ट होता है। लार्ज थिक रिपेयर जो होता है मॉडिफाइड सीमेंट मोटार होता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इपॉक्सी मोटार होता है। अब बात करते हैं डिफ्लेक्शन कंट्रोल एंड स्पैन डेप्थ रेशियो के बारे में। बेसिक वैल्यू ऑफ स्पैन डेप्थ रेशियो ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए स्पैन इज लेस देन 20 mm, तो 20 हो जाएगा। अब बात देख लेते हैं कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन के लिए पर्पज़ क्या है? शुड नॉट बी अफेक्टेड अपीयरेंस, शुड नॉट अफेक्टेड एफिशिएंसी ऑफ स्ट्रक्चर। सो इसका फाइनल डिफ्लेक्शन फॉर ऑल लोड्स के लिए चेक करते हैं। इंक्लूड टेम्परेचर, क्रीप, श्रिंकेज। जो फाइनल डिफ्लेक्शन होता है वो होता है स्पैन बाय 250। डिफ्लेक्शन आफ्टर फिनिशेस इंक्लूड टेम्परेचर, क्रीप और श्रिंकेज। तो ये हो जाता है स्पैन बाय 350 और 20 mm विच एवर इज़ लेस। ये है डिफ्लेक्शन लिमिट। डिफ्लेक्शन फाइनल डिफ्लेक्शन ऑफ ऑल लोड्स जो होता है इंक्लूड टेम्परेचर, क्रीप और श्रिंकेज, जिसकी लिमिट होती है स्पैन बाय 250। डिफ्लेक्शन आफ्टर फिनिशेज होता है टेम्परेचर, क्रीप और श्रिंकेज, स्पैन बाय 350 होता है। स्पैन टू डेप्थ रेशियो जिसकी बेसिक वैल्यू क्या होती है? लेस देन 10 मीटर। कैंटिलीवर के लिए कितना होता है? 7। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कितना होता है? 20। कंटिन्यूस बीम के लिए कितना होता है? 26। सो फॉर स्पैन ग्रेटर देन 10 मीटर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द 10 बाई स्पैन इन मीटर होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 20 हो जाएगा। कैंटिलीवर के लिए स्पैन डेप्थ रेशियो 7 होता है। सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20 होता है। कंटिन्यूस बीम के लिए 26 होता है।
डिफ्लेक्शन इज कंट्रोल यूजिंग स्पैन डेप्थ रेशियो। डिफरेंट बीम डिफरेंट रेशियो होता है, तो सिंपली सपोर्टेड लेस दैन 20 मीटर होता है तो उसके लिए 20 होती है। अब बात करते हैं शेप लोड ऑन शॉर्ट आरसीसी कॉलम। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शॉर्ट कॉलम है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। रेनफोर्समेंट बात करें तो 4 बार और टोटल स्टील एरिया 20 सेंटीमीटर है। परमिसिबल स्ट्रेस जो है कंक्रीट के लिए 40 किलोग्राम पर सेंटीमीटर, स्टील के लिए 1300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर है। तो सैफ लोड ऑन कॉलम निकालना है, ठीक है। तो सैफ लोड ऑन कॉलम का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर सिग्मा C इंटू ए सी प्लस सिग्मा S इंटू AS। स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट इंटू स्ट्रेस ऑफ एरिया इंटू स्ट्रेस इन स्टील इंटू स्ट्रेस इन एरिया ऑफ स्टील होता है, ठीक है। तो ये परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट हो गया, एरिया ऑफ कंक्रीट हो गया, सिग्मा एस परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील हो गया, एस एरिया ऑफ स्टील हो गया। तो कॉलम की साइज़ दे रखी है 20 इंटू 20 सेंटीमीटर, स्टील का एरिया दे रखा है 20 सेंटीमीटर, सिग्मा एस सी दे रखा है, सिग्मा एस दे रखा है। तो एरिया कैलकुलेशन करने के लिए क्या हो जाएगा, ग्रॉस एरिया 20 इंटू 20 बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ग्रॉस एरिया माइनस स्टील एरिया। तो ये हो जाएगा 400 माइनस 20 डिवाइड इज इक्वल्स टू 380। ये ऐसा क्यों किया, एरिया ऑफ जिसने निकाला था एरिया ऑफ कंक्रीट। तो टोटल एरिया में से स्टील का एरिया माइनस कर दिया। अब लोड कैलकुलेशन करते हैं, कंक्रीट कंट्रीब्यूट करता है कितना वो देख लेते हैं। 40 इंटू 380 प्लस स्टील कितना है 1300 फाइनल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बात करेंगे, लोड कैरिड बाय द बोथ कंक्रीट प्लस स्टील होता है। कंक्रीट एरिया एक्सक्लूड होता है स्टील एरिया की, जो सैप लोड होता है इक्वल्स टू होता है कंबाइंड कंट्रीब्यूशन ऑफ 41,200। अब बात करते हैं वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में। तो वाटर सीमेंट रेशियो में क्या होता है, एज पर IS 456/2000 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो फॉर M40 ग्रेड। सो अंडर एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशंस M40 ग्रेड के लिए मैक्सिमम सीमेंट वाटर सीमेंट रेशियो कितना होगा वो बात कर रहे हैं। तो टेबल की बात करते हैं जो प्रोवाइड्स करते हैं मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मैक्सिमम वाटर कंटेंट और मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। सो एप्लीकेबल फॉर रेनफोर्समेंट कंक्रीट विद 20 mm नॉमिनल एग्रीगेट्स के लिए। तो M20 के लिए सीमेंट कंटेंट कितना होता है 300, M25 के लिए भी 300, 320, 340, 360, ठीक है M40 के लिए। और वाटर सीमेंट रेशो कितना होता है M20 के लिए 0.55, M25 के लिए 0.5 एंड M30 के लिए 0.45 एंड M40 के लिए 0.45। ये हो गया कितना 20, 25, 30, 35 के लिए 45 और 40 के लिए 40, ठीक है।
300, 300, 320, 340 और 360। 55, 50, 45, 45 and 40. Cement content and water cement ratio. नेक्स्ट बात करते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के बारे में। पार्शियली सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट यूज्ड इन ए असेसिंग स्ट्रेंथ फॉर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। सिंपल सी बात है, 1.5 होता है कंक्रीट में, स्टील में 1.15 होता है। पार्शियली सेफ्टी फैक्टर यूज्ड इन ए लिमिट स्टेट ऑफ डिज़ाइन। अब बात करते हैं रीजन फॉर हायर फैक्टर्स। अनसर्टेनिटी इन प्रिपरेशंस, अनसर्टेनिटी इन ट्रांसपोर्टेशन, अनसर्टेनिटी इन प्लेसमेंट ऑफ कॉन्क्रीट। बात करते हैं अजम्पशन इन लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और फ्लेक्सुरल मेंबर्स के लिए। प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। मैक्सिमम स्ट्रेन इन जो कंक्रीट होता है वो 0.0358 आउटर मोस्ट ऑफ कंप्रेशन फाइबर होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ कंक्रीट अज्यूम्ड टू बी पैराबोलिक होता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इग्नोर की जाती है। स्टील डिज़ाइन स्ट्रेस जो होती है ये बेस्ड ऑन होता है रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे। सो मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट कितनी होती है? मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट, मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट होती है F/1.15 ES प्लस 0.002 होती है। ये क्या है? ये है मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन कंक्रीट, मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट। यार क्या पढ़ रहा है? टेंशन रेनफोर्समेंट, सुबह सुबह नींद आ रही है क्या? टेंशन रेनफोर्समेंट है, ये गलत कर रहा है। अब आता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील के लिए। जो मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ES होती है, जो होती है इतनी, कर्व यूज्ड फॉर द डिज़ाइन स्ट्रेस कैलकुलेशंस। So concrete has higher uncertainty, higher safety of factor. Steel has lower uncertainty, that's why lower safety factor. For limit state design concrete के लिए 1.5 आता है। अब बात करते हैं पार्ट 2 में जो इम्पोज्ड लोड आता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एज पर IS 875 पार्ट 2 इम्पोज्ड लोड ऑन क्लासरूम एंड लेक्चर रूम नॉट यूज फॉर असेंबली पर्पज। Occupied types of educational building, तो minimum load should not be less than कितना होना चाहिए? 3 kilonewton meter square। तो imposed floor load for different occupancies के लिए बात करते हैं। सबसे पहले आता है एजुकेशनल बिल्डिंग लोड्स। तो क्लासरूम एंड लेक्चर रूम जो होता है UDL 3 kilonewton per meter square और कंसनट्रेटेड लोड कितना होना चाहिए? 2.7। ड्यूरिंग डाइनिंग रूम्स, कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट्स के लिए UDL कितना? 3 kilonewton और कंसनट्रेटेड लोड कितना? 2.7। तो क्लासरूम के लिए और डाइनिंग रूम कैफेटेरिया के लिए सेम स्थिति है। अब आता है ऑफिस, लॉन्च और स्टाफ रूम। यहाँ पर UDL लोड जो होना चाहिए 2.5 होना चाहिए और कंसनट्रेटेड लोड 2.7 होना चाहिए। उसके बाद में आता है डॉर्मेट्रीज, जिसमें UDL कितना होना चाहिए? 2 kilonewton पर मीटर स्क्वायर और कंसनट्रेटेड लोड कितना होना चाहिए? 2.7 kilonewton। ठीक है। किचन के लिए कितना होना चाहिए? UDL 3 kilonewton मीटर स्क्वायर और कंसनट्रेटेड लोड 4.75 kilonewton। अब बात करते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग रेफरेंस के लिए। ऑल रूम्स और किचन्स के लिए UDL कितना? 2 kilonewton, कंसनट्रेट और लोड कितना? 1.8 kilonewton। टॉयलेट एंड वॉशरूम के लिए जो UDL होता है वो कितना होता है? 2 kilonewton मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है कॉरिडोर या पासेज स्टेयरकेस के लिए UDL 3 kilonewton और कंसनट्रेटेड लोड 4.5 kilonewton। बालकनीज के लिए 3 kilonewton, कंसनट्रेटेड लोड के लिए 1.5 kilonewton। लोड डिपेंड्स ऑन द ऑक्यूपेंसी टाइम। एजुकेशनल क्लासरूम के लिए 3 kilonewton होता है। प्री स्ट्रेस कैलकुलेशंस के बारे में बात करते हैं।
एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसका साइज 120 एंड 300 mm है, प्री स्ट्रेस बाय द स्ट्रेट केबल। इफेक्टिव प्री स्ट्रेस फोर्स जो है 180 किलो न्यूटन लगा हुआ है। एसेंट्रिसिटी 50 mm है। एरिया 36 इंटू 10⁻³ mm है। सेक्शन मॉडुलस 18 इंटू 10⁵ है। तो टोटल स्ट्रेस ड्यू टू प्री स्ट्रेस कितना आएगा वो देखना है। अब बात करते हैं स्ट्रेस कंपोनेंट्स के बारे में। जो डायरेक्ट स्ट्रेस होती है ड्यू टू प्री स्ट्रेस वो क्या होती है, P/A होती हैं। और जो बेंडिंग स्ट्रेस होती है ड्यू टू एसेंट्रिसिटी वो होती है PE/Z होती है। ठीक है, जो डायरेक्ट स्ट्रेस होती है ना प्री स्ट्रेस वो क्या होती है, P/A होती है। और जो बेंडिंग स्ट्रेस होती है ड्यू टू एसेंट्रिसिटी वो PE/Z होती है। अब बात करते हैं स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर। जो टॉप फाइबर पर जो स्ट्रेस होगी ना वो PA-PEZ होगी। और जो बॉटम फाइबर पर जो स्ट्रेस होगी ना वो PA+PEZ होगी। सो टोटल स्ट्रेस एक्सप्रेशंस की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, PA+PEZ होता है। अब इसकी कैलकुलेशन निकाल के देखते हैं। तो कैलकुलेशन देख लेते हैं। P/A इज इक्वल्स टू 180 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 36 इंटू 10⁻³। लोड हो गया, लोड कहाँ दे रखा था 180 इफेक्टिव प्री स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया 36। ठीक है, एरिया दे रखा था, प्री स्ट्रेस दे रखा था। और ये कितना आया 5 न्यूटन पर mm²। उसके बाद में आता है PEZ। ठीक है, तो कितना दे रखा है 180 इंटू 10⁻³ इंटू 50 डिवाइड बाई 18 इंटू 10⁵ 5 न्यूटन mm²। तो टोटल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी 5 + 5 10 न्यूटन पर mm²। तो उसने पूछी कहाँ है टोटल स्ट्रेस एट एक्सट्रीम फाइबर पे पूछी थी। तो फाइबर पे भी तो पूछ सकता था ना ये। प्री स्ट्रेस क्रिएट डायरेक्ट कंप्रेशन ड्यू टू दिस बेंडिंग ड्यू टू एसेंट्री PE/Z। टोटल स्ट्रेस सम ऑफ बोथ, तो रिजल्ट आ गया 10 न्यूटन्स। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स रिइंफोर्समेंट इन कॉलम के अंदर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक स्क्वायर कॉलम है 350 का और लॉन्गिट्यूडनल बार है 4 बार 25 mm के और 4 बार 16 mm डायमीटर के हैं।
तो बात करते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट टाई के बारे में। आंसर दे रखा है 8 mm डायमीटर एज रेड टू 25 mm सेंटर टू सेंटर। बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के मतलब। डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट क्या होता है? क्राइटेरिया जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है 1/4 इंटू लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। तो क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 625 mm और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 mm पर अडेप्ट करते हैं 8 mm डाया। डायमीटर ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के लिए जो क्राइटेरिया क्या दे रखा है कि शुड बी ग्रेटर देन 1/4 होता है लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर ऑफ बार। तो लार्जेस्ट कितना दे रखा है 25 का 1/4 निकाला 6.25 निकल के आया। बट वाट यू अडप्ट क्योंकि ऑप्शन के अंदर ये दे रखा था। अब बात करते हैं स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के बारे में। क्राइटेरिया टैक मिनिमम लेना होता है लिस्ट लेटरल डायमेंशंस ऑफ 350 mm ये 16 इंटू स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार। स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार 16 mm या 300। ये क्या कर देगा? ये बात कर रहा है स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के बारे में। तो लिस्ट लेटरल डायमीटर ऑफ 350 mm या 16 इंटू स्मॉलेस्ट 16 इंटू 5 मिनिमम, ठीक है, और यह 300 mm तो 250 ले लेंगे। तो फाइनल डिज़ाइन जो था वो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट के लिए 8 mm डायमीटर एज रेड 250 mm सेंटर टू सेंटर। टू 256 दे रखा था ना, इसलिए इसका नियरेस्ट आंसर। अब बात करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्चुअली लोडेड कॉलम के बारे में। तो एक्चुअली लोडेड कॉलम पी यू इज इक्वल्स टू होता है 0.4 FCK AC प्लस 0.67 F/ASC। 0.4 FCK AC और AC इज इक्वल्स टू हो जाता है AC प्लस ASC, ठीक है। PU क्या होता है? फैक्टर लोड, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, AC एरिया ऑफ कंक्रीट, ASC एरिया ऑफ स्टील, ग्रॉस एरिया। 0.4 FCK and area of concrete, then area of steel in compression, area of steel 0.67 FY, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ों को दो तरीके से तोड़ देते हैं। तो दीज आर द हेड्स, हेड ऑफ स्टेट, एरिया ऑफ कंक्रीट, एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ कंक्रीट को मल्टीप्लाई किया जाता है विद दिस थिंग 0.4 FCK से, और ASC को मल्टीप्लाई किया जाता है विद दिस थिंग्स 0.67 FY से, ठीक है।